Welcome all. Welcome to Muft Study. This is the video for class 8th History and Civics. बुक का नाम है द ट्रायल हिस्ट्री एंड सिविक फॉर आईसीएसई मिडिल स्कूल बाय जयंती सेन गुप्ता। क्लास 8th के लिए ये वीडियो है हिस्ट्री एंड सिविक्स की। चैप्टर नंबर 6 हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका आईसीएसई सिलेबस की बुक है आपकी द ट्रायल बाय जयंती सेन गुप्ता। तो राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया में बहुत सी अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर्स पैदा हो गई थी। तो उसी के रिलेटेड हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पावरफुल लोग आ गए थे और वो अपने आप को वहाँ का रूलर घोषित कर दिया था उन्होंने। मतलब इंडिया छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुका था। तो राइज ऑफ इंडिपेंडेंट पावर का मतलब क्या है, हर आदमी अपने पास खुद की पावर रख रहा था, हर रीजन में अलग बंदा था। तो इसमें देखते हैं क्या है, क्या हिस्ट्री थी। थीम 3 है यहाँ पे, इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो इंडिया थी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि 18वीं सेंचुरी में इंडिया का क्या हाल था। न्यू स्टेट्स एंड किंगडम्स। As the Mughal empires began to disintegrate, the political vacuum was filled by a number of independent and the semi-independent regional powers such as Bengal, Awadh, Hyderabad, Mysore and Maratha, Sikh and Rajput state। अब हुआ क्या था कि इंडिया पे मुगल्स का राज था, लेकिन जैसे जैसे मुगल्स की पावर कम होने लगी थी, मुगल्स टूटने लगे थे और उनका अंपायर डिसइंटीग्रेट यानी टूट गया था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो रही थी और छोटे छोटे जो रीजन्स होते थे वहाँ पे अलग अलग लोग अपनी अपनी रियासत खड़ी करने लगे थे। तो जिसमें कुछ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे बंगाल में अलग रियासत हो गई थी, अवध में अलग थे, हैदराबाद में थे आपके निज़ाम, मैसूर में अलग रियासत चल रही थी, मराठाओं ने भी अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था, सिख भी आ गए थे और राजपूत की भी अलग अलग स्टेट्स बन गई थी। तो जो मुगल एम्पायर पूरे इंडिया को चला रहा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि इंडिया टूटने लगा था छोटी छोटी रियासतों में। छोटी छोटी रियासतें बन गई थी और सब लोग अलग अलग अपनी रियासत को रूल कर रहे थे। Some states such as Maratha kingdom were the product of rebellion against the Mughal authority। जो मराठा जो निकले थे, मराठा कहाँ से निकले थे, बेसिकली मराठा जो थे वो उन्हीं ने मुगल से बगावत की थी। बेसिकली वो रिबेलियन थे और उन्हीं ने मुगल अथॉरिटी से बगावत की थी और अपनी एक अलग संस्था बना ली थी, यानी अपना एक अलग रूल बना लिया था और वो मराठा किंगडम के नाम से आगे बढ़े थे। While others like Bengal were established when the governor of these Mughal province took advantage of decaying central authorities and asserted their independence। फिर बंगाल भी ऐसे ही बना था। बंगाल भी बेसिकली क्या बना था, जो मुगल प्रोविंस थे वहाँ पे जो गवर्नर्स थे वो अथॉरिटी ले ली थी उन्होंने और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसको डिके करने की कोशिश करने लगे थे। तो बंगाल भी वहाँ पे उभर के आया था। हुआ ये था कि जब मुगल सल्तनत कमज़ोर हो गई थी, तो जब मुगल सल्तनत कमज़ोर हो गई थी और अंग्रेज़ों का राज हो गया था जगह जगह, तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी अलग अलग जगहों पे। मुगल सल्तनत पूरे पूरे इंडिया को अब रूल करने के लायक नहीं बचे थे। तो वहाँ पे छोटे छोटे राज्य उभर के आते थे, रिबेल बगावत करते थे और अपनी अलग अंपायर खड़ा कर लेते थे वहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मराठास की, कि मराठास ने अपना रूल वहाँ पे कैसे स्टैब्लिश करा इंडिया में। ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे, ये इंडिया का मैप दिया है। इंडिया इन मिड 18th सेंचुरी एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। ये 18वीं सेंचुरी में इंडिया का मैप कुछ ऐसा था और ये अलग अलग आप पावर्स देख सकते हैं। मुगल्स और देश को अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोग आ गए थे, सिख्स आ गए थे, राजपूताना अलग बना हुआ है आपका, होलकर मराठास अलग है, भोसले अलग है यहाँ पे, अवध यहाँ पे शो हो रहा है, बंगाल इधर है। तो अलग अलग राज्य बन चुके थे इंडिया में और इंडिया अब टुकड़ों में धीरे धीरे बढ़ गया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग द रीजनल पावर वॉज द मराठा किंगडम। द सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रीजनल पावर्स थी, जो छोटे छोटे पावर थी, उस रीजन की, रीजनल पावर का मतलब है कि एक रीजन में जो पावर राज कर रही थी वहाँ पे सबसे पावरफुल कौन थे, मराठास थे। इनफैक्ट द मराठास हैज अलोन हैड द पावर एंड द पोटेंशियल टू इस्टेब्लिश्ड एन ऑल इंडिया एम्पायर अपॉन द एसेस ऑफ द मुगल एम्पायर। कहा जाता है कि मराठास में इतना दम था कि वो चाहते तो अपना खुद का एक अंपायर बना सकते थे मुगल एम्पायर को हटा के।
शाहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी had been imprisoned by the Aurangzeb and was released after the death of emperor in 1707. शाहू जो कि शिवाजी का ग्रैंडसन था यानी उनका पोता था, उसको औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और उसको छोड़ा कब गया था, जब औरंगजेब मर गया था। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो शाहू को छोड़ा गया। अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोट आउट अमंग द मराठास एंड शाहू सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द मराठा। तो जब शाहू वहां से छोड़ा गया तो अब क्या हुआ, मराठाओं में अपनी जंग होने लगी, गद्दी कौन संभालेगा। तो शाहू ने क्या करा, मराठाओं को कैप्चर कर लिया। मराठा की गद्दी पे कौन बैठा, उसके बाद जब वो निकला वहां से, तो उसके बाद जब वो निकल के आया तो अपने किंगडम पहुंचा। मराठाओं में अब लड़ाई होने लगी कि गद्दी पे बैठेगा कौन। तो शाहू ने मराठा के थ्रोन पे कब्जा कर लिया विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से शाहू ने मराठाओं की गद्दी संभाल ली थी। हु वॉज सब्सिक्वेंटली रिवॉर्डेड फॉर हिज सर्विस एंड लॉयल्टी विद द पोस्ट ऑफ पेशवा और चीफ मिनिस्टर मुख प्रधान इन 1713। तो बालाजी विश्वनाथ कौन थे, बालाजी विश्वनाथ उस टाइम पे पेशवा थे वहाँ पे। बेसिकली उनको आप चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं या मुख प्रधान बोल सकते हैं। 1713 में वो वहाँ पे पेशवाओं के पेशवा थे, कहाँ के, मराठाओं के लिए। उनकी मदद से शाहू ने मराठा के थ्रोन पे कब्जा कर लिया था। शाहू इज लविंग एंड वीक was gradually reduced to the position of ceremonial head of the Marathas kingdom, while the real power and the authority was exercised by the पेशवा। तो शाहू को ताज पहना दिया गया था मराठा किंगडम का, लेकिन जो मेन अथॉरिटी थी वो किसके हाथ में थी, उधर उस वक्त भी मेन अथॉरिटी पेशवा के पास थी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड फेज। ये आपकी सेकेंड फेज की बिगनिंग हुई थी। किस चीज़ की सेकेंड फेज, सेकेंड फेज ऑफ द मराठा हिस्ट्री। ये मराठा की हिस्ट्री का सेकेंड फेज की बिगनिंग स्टार्ट हो गई थी। इट वॉज द पीरियड ऑफ डोमिनेंस ऑफ पेशवा हु रूल द किंगडम एंड ट्रांसफर इट इनटू अ अंपायर इन 1713 टू 1808। अब क्या होता, ये वो टाइम था कि जिस वक्त पेशवा मराठाओं पे पूरी तरह से कब्जा करे हुए थे। चलाते थे वो भी पेशवा, मतलब आपका तख्त किसको दे दिया गया था, शाहू को। लेकिन शाहू को चलाता कौन था, सारी पावर किसके पास थी, पेशवा के पास थी। तो पेशवा ने मराठाओं को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे पूरी सल्तनत कायम करी, यानी पूरा अंपायर बनाया 1713 से लेकर 1818 तक। बालाजी विश्वनाथ took full advantage of the weakness of the Mughal administration to extract important concession and enhance the power and the prestige of the मराठास। अब जो बालाजी विश्वनाथ उस टाइम के जो पेशवा थे, उन्होंने पूरा फायदा उठाया मुगल सल्तनत की कमजोरियों का और धीरे धीरे मराठाओं को एक रुतबा दिलाया और मराठाओं की पावर वहां पे स्टैब्लिश करी। ऑल द टेरिटरीज that had once belonged to the Shivaji but had been conquered by the Aurangzeb were now restored to शाहू। अब पहले जितनी भी टेरिटरी शिवाजी की थी उनको किसने कब्जा कर लिया था, उनके ऊपर औरंगजेब का कब्जा हो चुका था। लेकिन जब दोबारा जब सेकंड फेज आपका मराठाओं का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ तो उन्होंने वो सारी टेरिटरीज को रिस्टोर कर लिया, क्योंकि शाहू अब वहाँ पे मराठाओं का मेन किंग बन चुका था, मेन रूलर बन चुका था। और शाहू ने वो सारी की सारी टेरिटरीज वापस ले ली थी, किससे, मुगल सरकार, मुगल सल्तनत से। Furthermore, the right to levy chauth and sardekmi from six Mughal empire in the Deccan was also granted to the Maratha। इसके बाद क्या हुआ, राइट टू चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम सिक्स मुगल एम्पायर। जो मुगल की 6 अलग अलग प्रोविंस थी डेक्कन में, उनसे चौथ की राइट और सरदेशमुखी की भी राइट किसको मिल गई थी, मराठास को मिल गई थी। इन 1719 द बालाजी विश्वनाथ मार्च टू दिल्ली टू हेल्प सैयद ब्रदर्स ओवरथ्रो द मुगल एम्परर्स। अब क्या हुआ कि 1719 में बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए। क्यों गए, सैयद ब्रदर्स की हेल्प करने, कि उनको मुगल एम्परर से हटाने के, उनकी हेल्प करने के लिए, कि मुगल एम्परर को हटाने के लिए। फारूक सियार उस टाइम पे मुगल एम्परर था। 1719 में बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए सैयद ब्रदर्स की मदद करने। क्यों, क्योंकि जो फारूक सियार वहाँ पे मुगल एम्परर था उसको वहाँ से हटाना था। बालाजी विश्वनाथ हैड मेड द मराठास अ फॉर्मेडेबल पावर। अब क्या हुआ, बालाजी विश्वनाथ की वजह से मराठास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और बहुत अच्छी पावर बन के उभरे थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द हेरिडिटी
डायनेस्टिक रूल ऑफ द पेशवा एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बाजीराव वन। अब क्या हुआ, उन्हीं ने, जो बालाजी विश्वनाथ थे, उन्हीं ने बहुत ही पेशवाओं को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया, बहुत अच्छा डायनेस्टिक रूल हुआ उनका, और जो उनकी हेरिडिटी बढ़ाई। उसके बाद वो क्या हुआ कि जो पेशवा का जो उनका जो लड़का था बालाजी बालाजी विश्वनाथ का जो सन था बाजीराव वन, उसने उनकी जगह ले ली थी। जब ख़त्म हो गए वो, तो उनकी जगह किसने ली, उनकी जगह उनके लड़के ने ली, बाजीराव वन ने। बाजीराव वन वॉज मिलिटेंट जीनियस। बाजीराव वन आपका मिलिटेंट जीनियस मतलब लड़ाका था एक। मिलिटेंट जीनियस का मतलब क्या है, एक काबिल लड़ाका था। अंडर हिज बोल्ड एंड डायनेमिक लीडरशिप द मराठा किंगडम वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू द मराठा एम्पायर्स एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट कैंपेन अगेंस्ट द मुगल एंड अदर रॉयल। अब जब बाजीराव वन ने गद्दी संभाल ली पेशवाओं की, तो वो एक मिलिट्री जीनियस था, लड़ाई में बहुत अच्छा था, दिमाग उसका बहुत अच्छा था, और लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर बहुत अच्छी थी। तो यही सब क्वालिटीज़ की वजह से मराठा किंगडम धीरे 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 मराठा एम्पायर बनता चला जा रहा था। एक छोटा सा रीजन अपनी जगह को बढ़ाता चला जा रहा था, और धीरे 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 मुगल से चीज़ें छीने ले रहा था और अपना कब्जा कर ले रहा था। तो अपने राज्य को बहुत तेज़ी से वो बढ़ा रहा था बाजीराव वन। अ मेजर डेवलपमेंट एट दिस टाइम वॉज द राइज ऑफ प्रोमिनेंट मराठास फैमिली। अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या मेजर डेवलपमेंट हुए थे, मराठाओं की अलग अलग फैमिलीज भी बनने लगी थी। कौन कौन सी थी, द सिंधिया, द भोसले, द होलकर एंड द गायकवाड़ फैमिलीज। अब मराठा एम्पायर्स में अलग अलग फैमिलीज बनने लगी थी, और अलग अलग, जैसे कि अलग अलग मान लेते हैं कि मराठा में एक निकले सिंधिया, एक फैमिली बनी भोसले, एक फैमिली बनी होलकर, और एक बनी आपकी गायकवाड़ फैमिली। तो ये चार अलग अलग फैमिलीज मराठाज में बन गई थी। मराठा वॉज डिवाइडेड द erstwhile Mughal province into the sphere of influence and placed them under the chief of these Marathas family. This chief enjoys maximum autonomy within the Irrespective region. The Peshwa was the official head of this loose union of Maratha chief, which is referred to as the Maratha Confederacy. अब क्या हुआ, जब मराठा, अभी तो मराठा एम्पायर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि मराठा में जब अलग अलग फैमिलीज बनने लगी, तो मराठा डिवाइड होने लगा। मराठा डिवाइड हो गया चार हिस्सों में, आपका सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सब अलग अलग फैमिलीज बन गई। तो अलग अलग राज्य तो एक था, पूरा मराठा ही कहलाते थे वो, लेकिन उनके अंदर भी अब डिवीजन आ चुका था। दिस चीफ एंजॉय द मैक्सिमम ऑटोनॉमी विद इन दियर रेस्पेक्टिव रीजन। अब हर फैमिली का एक चीफ बना दिया गया था, और उसको एक रीजन दे दिया गया था। तो वो अपने रीजन में, उसको अपनी अलग अलग पावर सबको दी गई थी, और सबके पास अपने अपने रीजन में रहने की अलग अलग सी पावर थी। पेशवा वॉज द ऑफिशियल हेड ऑफ दिस लूज यूनियन ऑफ मराठा चीफ। और जो जो मराठा चीफ्स होते थे, इन सबका जो मेन हेड कौन होता था, वो पेशवा होता था। बाजीराव वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज 18-year-old सन बालाजी बाजीराव। अब बाजीराव सन की गद्दी किसने संभाली, आगे किस कौन बढ़ा, बाजीराव वन की गद्दी उसके लड़के ने संभाली, जिसकी उम्र थी 18 साल, और उसका नाम था बालाजी बाजीराव। व्हेन साहू डाइड, जब साहू मर गए, द पेशवा बिकेम द ऑफिशियल हेड ऑफ द मराठा एम्पायर। अब साहू के पास मराठा की गद्दी थी, चलाते उसको पेशवा थे, लेकिन जब साहू भी ख़त्म हो गए, साहू मर गए, तो उसके बाद पेशवा ने पूरे पूरे मराठा एम्पायर को अपने अंडर ले लिया, और पूरा का पूरा मराठा एम्पायर कौन चलाने लगा, पेशवा चलाने लगा। पूना, नाउ पुणे, द हेड क्वार्टर ऑफ द पेशवा बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर। पूना को मराठा का हेडक्वार्टर बनाया गया, जो आज के दौर में जिसको पुणे कहा जाता है, वो मराठा का हेडक्वार्टर बना पेशवा का, और वो कैपिटल बना किसका, मराठा एम्पायर का कैपिटल बना। बालाजी राव कंटिन्यूड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। जो बालाजी बाजीराव थे आपके किसके, बाजीराव वन के जो लड़के थे, वो धीरे धीरे अपनी पॉलिसी जो थी उनकी एक्सपेंशन की पॉलिसी, बेसिकली क्या होता है कि अपने राज्य को बढ़ाना, तो अपने राज्य को धीरे धीरे वो एक्सपेंड कर रहे थे, वो अपनी उस पॉलिसी पे कायम थे। ड्यूरिंग हिज रीन द मराठा एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स पावर एंड द ग्लोरी। अब जितने दिन बाजीराव रहे, बालाजी बाजीराव रहे, तो मराठा एम्पायर अपनी बुलंदियों में पहुंच गया था, अपनी पावर की और प्रशंसा, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते चले जा रहे थे वो धीरे धीरे। इन द नॉर्थ द मराठा बिकेम द पावर बिहाइंड द मुगल थ्रोन। अब नॉर्थ में क्या था कि मराठा ही सबसे मजबूत हो गए थे। अगर मुगल्स की बात करें जाए, तो मुगल्स के बाद अगर किसी को देखा जा रहा था, तो मराठास को देखा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और यही वो लोग हैं जो मुगल्स को टक्कर दे सकते हैं और पूरी गद्दी संभाल सकते हैं हिंदुस्तान की।
तो मराठा धीरे धीरे बहुत पावरफुल होता चला जा रहा था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब ब्रॉट देम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। अब जब पंजाब पे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करने की सोची, मराठास ने सोचा कि अपना एक्सपेंशन और बढ़ाया जाए, और पंजाब पे वो जब कब्जा करने आए तो पंजाब पे वहाँ पे उस टाइम एक अफगान रूलर था। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो उनका सामना किससे हुआ? अहमद शाह अब्दाली से। अ मेजर स्ट्रगल फॉर मास्टरी ओवर द नॉर्थ इंडिया बिगन। अब नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करने के लिए लड़ाई चालू हो चुकी थी। द मराठा आर्मी वॉज decisively defeated by the Ahmad Shah Abdali at the Third Battle of Panipat in 1761। तो अहमद शाह अब्दाली जब पंजाब पे मराठाओं ने सोचा कि हम पंजाब से कब्जा कर लें, तो वहाँ पे जो रूलर था, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली था। तो अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई हुई मराठाओं की। तो जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई कहलाती है आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। याद रखिएगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस में कहाँ हुई थी, किसके बीच में हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा बुरी तरह हार गए थे। द मराठा एम्बिशन ऑफ रिप्लेसिंग द मुगल अंपायर ले स्कैटर ऑन द प्लेन ऑफ द पानीपत। अब जो मराठा का सपना था, जो एम्बिशन था कि मुगल अंपायर पे कब्जा करेंगे, बहुत पावरफुल है, वो पूरी तरह से बिखर के गया था, क्योंकि अफगान ने उनको पटक दिया था, अफगान ने उनको हरा दिया था। द अफगान्स टू फेल टू कैपिटलाइज ऑन देयर विक्ट्री। द कंडीशन वर आइडियल फॉर एंट्री ऑफ अनदर पावरफुल कंटेंडर फॉर सुप्रीमेसी, द ईस्ट इंडिया कंपनी। अफगान ने जब मराठा उसको हरा दिया, उसके बाद अफगान भी हार गए, तो एक सबसे मजबूत कंटेंडर आ चुका था, ऑलरेडी मौजूद था वो वहाँ पे, वो देख रहा था ये सब चीज़ें। वो कौन थे? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, द मोस्ट पावरफुल कंटेंडर, जो इंडिया पे आगे चल के कब्जा करेगा। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं क्या क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश एंट्री कर चुके थे अपनी, वो देख रहे थे कि इंडिया कैसे कैसे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका है और आपस ही में लड़ रहा है। जिसका फ़ायदा किसको हो रहा था? फ़ायदा इनडायरेक्टली ये फ़ायदा किसको हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हो रहा था। इसके बाद ये तो बात होगी मराठास की। अब हम बात करते हैं बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। अब उस ज़माने में जो आपका बंगाल था, वो सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मुगल एम्पायर का प्रोविंस था। एज द मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो मुगल अथॉरिटी ने उस टाइम पे जो गवर्नर थे आपके बंगाल के, उनको डिक्लाइन कर दिया था। मुर्शीद कुली खान टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द इम्पेरियल कंट्रोल। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान। उसने सोचा कि ये बहुत ही सही कंडीशन है कि मुगल एम्पायर गवर्नर ऑफ बंगाल को रिजेक्ट कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। वो गवर्नर ऑफ बंगाल भेजा किसने था वहाँ पे? बेसिकली वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँच चुकी थी, ये तब की बात है। और वहाँ पे उन्होंने एक बंगाल में गवर्नर बना के भेजा था। तो मुर्शीद कुली खान ने देखा कि ये जो मुगल्स हैं ये मान नहीं रहे हैं इस बात को, तो उसने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। ऑल्दो ही कंटिन्यूड टू पे एनुअल ट्रिब्यूट टू द मुगल एम्पायर, ही बिगन टू रूल बंगाल इंडिपेंडेंटली। तो मुर्शीद कुली खान ने सोचा कि हम बंगाल को अकेले रूल करेंगे, लेकिन अकेले रूल के लिए उसको मुगल्स को इसके बदले मुआवजा देना पड़ता था, यानी महसूल देना पड़ता था, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। तो वो महसूल देता था और खुद इंडिपेंडेंटली उसको रूल करता था। पावर अब उसने अपने हाथ में ले ली थी और बंगाल को चलाने लगा था। लेकिन मुगल एम्पायर पूरे इंडिया पर राज कर रहा था, तो मुगल एम्पायर के अंदर ही वो आता था बंगाल। तो मुगल एम्पायर उससे हर हमेशा एक महसूल वसूल करता था मुर्शीद कुली खान से। मुर्शीद कुली खान वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटीज। बहुत ही अच्छी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी, यानी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था वो, बहुत कायदे से बंगाल को चला रहा था, एबिलिटीज़ उसकी बहुत अच्छी थी। ही फ्रीड बंगाल फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल डेंजर्स एंड स्टेब्लिशली पीस प्रॉस्पेरिटी इन द स्टेट। उसने क्या करा था कि बंगाल को अपने काबू में ले लिया था और बंगाल को चलाने लगा था मुर्शीद कुली खान। तो उसने बंगाल में स्टेबिलिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी लाया था अपने स्टेट में। द मोस्ट कैपेबल अमॉन्ग हिज सक्सेसर वॉज अली वर्दी खान।
अब मुर्शिद कुली खान के बाद उनकी रियासत को संभालने के लिए उनके आगे जो उनके हायर थे या उनके सक्सेसर थे, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेबल कौन था? अली वर्दी खान। ही रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग ट्रेड एंड इनकरेज मर्चेंट इंडियन एज वेल एज द फॉरेन टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल। जब अली वर्दी खान आया तो उसने सोचा कि यहाँ पे बंगाल में ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने ट्रेड को प्रमोट करने लगा कि जब बाहर से व्यापारी लोग आएंगे और बंगाल में ट्रेड करेंगे तो इससे क्या होगा, बंगाल की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जीडीपी जिसको बोलते हैं बेसिकली, जब बिजनेस कहीं पे भी होता है तो वहाँ उस एरिया की तरक्की होती है। जब बाहर से लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तो वहाँ पे लोगों की धीरे धीरे तरक्की होती है। जहाँ पे भी ट्रेडिंग बढ़ती है तो ट्रेडिंग से क्या होता है, वो एरिया थोड़ा थोड़ा डेवलप होना चालू कर देता है। तो उसने ट्रेड पे बहुत ध्यान दिया और लोगों को, व्यापारियों को, मर्चेंट्स को मोटिवेट किया, भले ही वो चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, कि आप बंगाल के अंदर ट्रेड करिए। बंगाल इसीलिए रिचेस्ट प्रोविंस था क्योंकि वहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेसिकली सबसे पहले कैप्चर करना बंगाल को ही चाहती थी कि वो बंगाल को ही कैप्चर करे। ही हाउएवर डिड नॉट अलाउ फ्रेंच एंड ब्रिटिश मर्चेंट्स टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्री इन द चंदरगौर चंदर चंदरनगौर, जिसको आप चंदन नगर बोला जाता है, एंड कलकत्ता ना कोलकाता। लेकिन उसने क्या करा, फ्रेंच और ब्रिटिश मर्चेंट्स को अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाइड करने नहीं दिया। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलाबंदी। वो लोग चाहते थे कि फ्रेंच और ब्रिटिशर चाहते थे कि वो बंगाल में किला बना लें और वो लोग वहीं पर रहें, अपनी फैक्ट्री को चारों तरफ से किलाबंदी कर लें। तो चंदन नगर आपकी एक जगह थी जिसको चंदन नगर कहा जाता है, और कलकत्ता तो आप जानते हैं कोलकाता कहा जाता है। वहाँ पे उसने उन दोनों को फैक्ट्री बनाने से मना कर दिया। द नवाब ऑफ बंगाल हाउएवर फेल्ड टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर एंड द अल्टीरियर मोटिव ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नवाब थे हमारे बंगाल के, उनसे यहाँ पे गलती हो गई। वो ब्रिटिश का जो असली नेचर था उसको नहीं पहचान पाए कि वो यहाँ ट्रेडिंग करने क्यों आए हैं और वो ट्रेडिंग करके क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे उनसे चूक हो गई थी। दे बिलीव डेट अ ट्रेडिंग कंपनी नेवर चैलेंज देयर अथॉरिटी। उनको ये लगता था कि वो लोग ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए तो वो जो अथॉरिटी उस राज्य को चला रही है या बंगाल को चला रही है, ब्रिटिश अथॉरिटी, उसको थोड़ी ना आपका चैलेंज करेगी, उसके खिलाफ थोड़ी ना जाएगी। वो तो ट्रेड करने आए तो उन्हीं के रूल्स के मुताबिक ट्रेड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। नवाब से यहाँ पे गलती हो गई थी। ब्रिटिशर आए तो थे ट्रेड ही करने, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं ने देखा कि इंडिया जब ट्रेड के लिए इतनी अच्छी जगह है, क्यों ना हम लोग इंडिया पे धीरे धीरे कब्जा कर लें। तो वो बंगाल में पहले तो ट्रेडिंग ही करने आए, धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करी कि वो बंगाल पे कब्जा करें। नो एफर्ट वर मेड टू रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रेंथन द आर्मी। अब जब बंगाल की आर्मी टूटती चली गई तो कोई भी एफर्ट नहीं किया गया कि आर्मी को दोबारा जोड़ा जाए और करप्शन हटाया जाए। करप्शन वॉज रम्पट एंड इवन हाई रैंकिंग ऑफिशियल वर सस्पेक्टेबल टू ब्राइब। अब वहाँ पे क्या हुआ, जो आर्मी थी वो सब रिश्वत लेने लगे। अब अंग्रेज़ों से कोई काम होता था, अंग्रेज़ों को उनसे रिश्वत लेते थे, उनका काम कर देते थे। मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, आर्मी ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं कर रही थी बंगाल। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बंगाल का रूलर था उस टाइम का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब हो गया था बेसिकली। तभी कि उसकी आर्मी उसकी बात नहीं सुनी, पैसे ले रही है दूसरों से और काम कर रही, भरोसेमंद लोग रहे ही नहीं, रिश्वत चल रही है। हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो उसकी आर्मी में बड़े बड़े ओहदे पे लोग थे वो ये काम करने लगे थे। These weakness made Bengal a happy hunting ground for the aggressive and imperialistic ambition of Bengal। अब यही सब हरकतें थी लोगों की जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को मौका मिला। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये अब टूट चुके हैं और अब हम इनको ऊपर कब्जा कर सकते हैं, इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। और ब्रिटिशर की बेसिकली एम्बिशंस क्या थी, आए थे ट्रेड करने, ये बात सही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करी थी पूरे इंडिया पे कब्जा करने की, और उन्हीं ने वो धीरे धीरे कर लिया था। बंगाल से उन्होंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे सब जगह वो कब्जा करते चले जा रहे थे। अब बात करते हैं अवध। अवध की बात करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध लेड बाय सादत खान। सादत खान ने ही नींव डाली थी अवध की। अवध को बनाया किसने था, जो फाउंडेशन डाला था वो कौन थे वहाँ पे उस वक्त, सादत खान ने, उन्हीं ने ही अवध की फाउंडेशन डाली थी। और अवध, द गवर्नर ऑफ द मुगल प्रोविंस ऑफ अवध, जो कि गवर्नर थे, कहाँ के, अवध के गवर्नर थे और मुगल प्रोविंस के लिए काम करते थे। तो उन्हीं ने ही क्या करा था, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था अवध को। ही वॉज इंटेलिजेंट, एफिशिएंट एंड डेयरिंग। इंटेलिजेंट थे, एफिशिएंट थे, डेयरिंग थे, चलो। ही स्टैब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। काबिलियत उनके अंदर अच्छी थी तो उन्हीं ने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिससे उन्हीं ने अवध को चलाया।
मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर बनाया, कानून व्यवस्था को सुधारा कि कैसे चलाएंगे अपनी रियासत को, उसके लिए लॉ ऑर्डर बनाए। इंट्रोड्यूस रेवेन्यू रिफॉर्म, स्ट्रेंथन हिज आर्मी, रेवेन्यू रिफॉर्म्स बनाए अलग अलग तरीके की, अगर ट्रेडिंग हो रही है तो उससे क्या रेवेन्यू आ रहा है, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। अपनी आर्मी को मजबूत करा उन्होंने, अपनी काबिलियत थी उनके पास तो उन्होंने काबिलियत से धीरे धीरे अवध को आगे बढ़ाया। सादत खान वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू, अब सादत खान की जगह उनके भतीजे ने ली, सफदर जंग ने। सफदर जंग ने सादत खान की जगह ले ली थी। वो बॉट स्टेबिलिटी, पीस एंड पॉस्पेरिटी टू द अवध। अब अवध को कौन चला रहा था? सफदर खान चला रहा था, और वो शांतिपूर्वक उसको अवध को चला रहा था। सफदरगंज वॉज देन सक्सीडेड बाय सफदर जंग वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। अब जब सफदर जंग का वक्त खत्म हुआ तो उसके लड़के ने वो गद्दी ले ली, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने अवध की गद्दी ले ली। द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक prosperity during the reign of Nawab stimulated the growth of refined and distinct लखनवी कल्चर्स। अब क्या हुआ कि नवाब का राज आ गया था सब जगह, तो अवध में अब लखनवी कल्चर्स आ गया था। धीरे धीरे लखनवी पहनावे आने लगे थे और अवध धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मतलब क्या था कि जब शुजाउद्दौला के पास अब आ गए, अवध अपनी पकड़ बना चुका था, अब अवध एक अच्छा सा राज्य बन चुका था, तो धीरे धीरे वो अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा था। लखनऊ द कैपिटल सिटी ब्लॉसम इनटू सेंटर फॉर क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट। अब लखनऊ को अवध का कैपिटल बनाया गया, जो अभी है ही, आप जानते होंगे। अवध जो था, अवध का कैपिटल था लखनऊ, और लखनऊ को माना इसलिए जाता था कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा कला का, बहुत ज़्यादा लोगों के पास हुनर था। वहाँ पे आप जानते हैं लखनवी कल्चर्स क्या है आजकल, लखनवी चिकनकारी है, ये सब वगैरह है। लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है लखनऊ का आर्किटेक्चर। अगर पुरानी बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स है, तो इन सबको इन्हीं और आगे बढ़ाया अवध में। यहाँ पे फोटो भी दिया गया है, द पोर्ट्रेट शोइंग सादत खान द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द अवध। तो अवध को फाउंड किसने किया था? सादत खान ने किया था। अब बात करते हैं हैदराबाद, एक और प्रोविंस बना था हैदराबाद। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय द निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। तो हैदराबाद को किसने कायम किया था? हैदराबाद को किसने बनाया था? फाउंडर कौन था? निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ थे। द मुगल वाइसराय ऑफ डेक्कन इन 1724, ये कौन थे? ये मुगल के वाइसराय थे डेक्कन में 1724 में। ही डिड नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल कंट्रोल, बट ही रूल हैदराबाद लाइक एन इंडिपेंडेंट रूलर। इन्हीं ने डिक्लेयर नहीं करा था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन उसको रूल वो करते थे इंडिपेंडेंट स्टेट की ही तरह। उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं करा था कि हम लोग मुगल एम्पायर से अलग नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो करते थे उसको इंडिपेंडेंट तरीके से। ही consolidated his position by establishing an efficient administrative system, removing corruption from the revenue system, promoting trade, protecting the state and internal and external threats। अब जाहिर सी बात है, निज़ामुल मुल्क के अंदर भी काबिलियत थी, उन्हें धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसको सही किया, जिससे राज्य को चलाने में आसानी हो। करप्शन हटाया वहाँ से, रेवेन्यू सिस्टम्स को इम्प्रूव करा अच्छे तरीके से। ट्रेड, सबसे पहले ट्रेड को उन्हीं ने, कि व्यापारी आएंगे, जब अलग अलग ताजिर यहाँ पे आएंगे तो तिजारत होती है, तो व्यापारी आएंगे तो बिजनेस होगा। प्रोटेक्टिंग द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और उन्हीं ने अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्मी को मजबूत करा कि बाहर के खतरे और अंदरूनी खतरे, सारे खतरों से अपने स्टेट्स को बचाएंगे। द वॉर ऑफ सक्सेशन डैट फॉलोड द डेथ ऑफ असरजहां में। अब क्या हुआ कि गद्दी संभालने की वॉर चालू हो गई। अब उनके बाद कौन गद्दी को संभालेगा हैदराबाद की? डैट फॉलो द डेथ ऑफ असफ जहां मेड हैदराबाद अ सॉफ्ट टारगेट फॉर ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनीज हु वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल इन द रीजन। अब जब असफ जहां मर गए तो ब्रिटिश और फ्रेंच दो दो कंपनियां वहाँ पर ऑलरेडी थी और वो नजरें जमाई हुई थी, और वो दोनों चाहती थी कि हम हैदराबाद पे कब्जा कर लें। अब बात करते हैं द कार्नेटिक। द कार्नेटिक, वन ऑफ द सूबा इन द डेक्कन, वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। कार्नेटिक एक डेक्कन में एक सूबा था जो कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में आता था। द नवाब ऑफ कार्नेटिक हाउएवर फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द निज़ाम्स कंट्रोल एंड एस्टैब्लिश हेरिडिटी रूल इन हिज स्टेट।
अब क्या किया कि जो कार्नाटिक के नवाब थे उस वक्त, उन्हीं ने क्या करा, धीरे धीरे अपने आप को हैदराबाद के निज़ाम से फ्री करा लिया था और अपनी एक अलग रीजन बना लिया था, स्टैब्लिश हेरिडिटी रूल, अपने स्टेट में एक हेरिडिटी रूल बना लिया था। हेरिडिटी रूल मतलब क्या है कि मैं आऊँगा, मेरे बाद मेरा सक्सेशन, उसके बाद मेरा सक्सेशन, मतलब गद्दी पे उनके लड़के या कोई भी बैठता चला जाएगा तो वो रूल एक चलता रहेगा। दिस लेड टू द वॉर ऑफ सक्सेशन। अब क्या हुआ, फिर सक्सेशन की वॉर शुरू हुई, कौन गद्दी बैठेगा। जब नवाब खत्म हो गए होंगे आपके कौन से कार्नेटिक के नवाब, उसके बाद उनकी गद्दी पे कौन बैठेगा। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर इन इट्स इंटरनल। फिर वही हुआ कि जब लड़ाई चालू हो गई गद्दी की, अब अंग्रेज और यूरोपियंस वहां पे पहले से मौजूद थे, अब वो देख रहे हैं कि ये लोग सब अपने आप में ही लड़ रहे हैं गद्दी के लिए, तो उनका क्यों ना फायदा उठाया जाए। तो इन सब चीज़ों का अंग्रेज़ों ने बहुत फ़ायदा उठाया। फ्रेंच आर्मी थी वहाँ पे आपकी, पोर्चुगीज आर्मी थी वहाँ पे, ब्रिटिशर्स थे सबसे ज़्यादा, तो ब्रिटिशर्स ने ही फ़ायदा उठाया। 200 साल तक इंडिया पर राज किया उन्होंने। तो फ़ायदा उन्होंने उठाया कैसे, जब उन्होंने देखा कि ये सब छोटे छोटे रीजन अपने ही में परेशान हैं और अपने आप से लड़ रहे हैं, गद्दी पे कौन बैठेगा, तो आपस में एक दूसरे को मारकाट मचाए हुए हैं। तो ये फ़ायदा उठाया है यूरोपियंस ने इसका। मैसूर, मैसूर की बात करें, द कोलैप्स ऑफ द पावरफुल विजयनगर एम्पायर इन 17th सेंचुरी। अब क्या हुआ कि विजयनगर एम्पायर, जो पावरफुल विजयनगर एम्पायर था, वो कोलैप्स कर गया। गेव राइज टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम हु वर कॉन्स्टेंटली एट द वॉर विद अनदर। अब जब वो कोलैप्स कर गया पावरफुल राज्य, छोटे छोटे राज्य वहां पे बन गए और वो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज द किंगडम ऑफ मैसूर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, किंगडम ऑफ मैसूर, which had somehow managed to preserve its independence and despite repeated attack by the neighboring kingdom। अब क्या हुआ, जो मैसूर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैसूर अपने आप को वजूद में रखा रहा, उसके ऊपर कंटिन्यू अटैक होते थे, उसके पड़ोसी राज्य जो होते, छोटे छोटे राज्य जो बने थे पड़ोसी, कंटिन्यू उसके ऊपर अटैक करते रहते थे, लेकिन वो अपने आप को मजबूती से बनाए हुआ था और धीरे धीरे उसने पूरा मैसूर का किंगडम बना लिया था वहाँ पे। In the middle of the 18th century, the Mysore under the leader of हैदर अली। मैसूर के लीडर कौन थे, 18वीं सेंचुरी में मैसूर के लीडर थे हैदर अली। इमर्जेस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द साउथ। तो उस 18वीं सेंचुरी में जब मैसूर के लीडर हैदर अली थे, तो साउथ में एक बहुत ही बड़ी पावर बन के उभरा था, कौन, आपका मैसूर। हैदर अली वॉज अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटीज एंड एबिलिटीज। बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ थी और क्वालिटी थी उनके अंदर। ही रोज फ्रॉम द रैंक ऑफ एन ऑर्डिनरी सोल्जर इन द मैसूर आर्मी टू द पोजीशन ऑफ द कमांडर बाय शेयर डिंट ऑफ मेरिट एंड डिटर्मिनेशन। वो एक नॉर्मल सी सोल्जर थे मैसूर आर्मी में और धीरे धीरे वो बढ़े और कमांडर बने। ये उनका एक, कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा काबिलियत थी उनके अंदर, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन था, जिससे एक नॉर्मल मामूली सोल्जर से वो कमांडर बने। In 1761, he overthrew the government and established his authority over the Mysore। 1761 में उन्होंने गवर्नमेंट को हटा के और अपना राज्य वहाँ पे करा, मैसूर में अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर दिया कि मैसूर को अब हम चलाएंगे 1761 में। अंडर हिज रूल द मैसूर बिकेम अ प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल स्टेट। जब वो राज कर रहे थे हैदर अली, तो मैसूर एक पावरफुल और प्रॉस्पेरस स्टेट बना था ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द साउथ। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो खतरा भी था एक तरह से साउथ में। तो जब ये हैदर अली मैसूर पर राज कर रहे थे, तो मैसूर को बहुत पावरफुल बना दिया था उन्होंने। हैदर अली वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। हैदर अली की गद्दी पे फिर कौन बैठा उसके बाद, टीपू सुल्तान आए थे। टीपू सुल्तान उनके लड़के थे हैदर अली के, फिर वो गद्दी पे आके बैठे। वो प्रूव टू बी अ वर्दी सक्सेसर। टीपू सुल्तान, उसके बाद जब टीपू सुल्तान आए, तो टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा ज़्यादा उनके अंदर क्वालिटीज़ थी और एबिलिटीज़ थी। उन्हीं ने बहुत ही अच्छे से मैसूर को चलाया और वर्दी सक्सेसर प्रूव्ड हुए। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स टू ओवरहॉल एंड रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज। उन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स लाए कि जिससे उनके राज्य को कायदे से चलाया जा सके, चीज़ों को रिफॉर्म करा, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ करा, आर्मी को मॉडिफाई करा, मॉडर्नाइज करा और पावरफुल आर्मी खड़ी करी उन्होंने। ही मॉडर्नाइज द आर्मी एंड स्ट्रेंथ द इकोनॉमी बाय एनकरेजिंग एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इकोनॉमी को भी मजबूत किया उन्होंने। इकोनॉमी को मजबूत कैसे किया, उन्होंने एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, ट्रेड को बढ़ावा दिया,
और बड़ी इंडस्ट्रियों को सेटअप करने की कोशिश करी वहाँ पे, जिससे क्या हो कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो चले ही चले और उनकी इकोनॉमी भी बढ़े। ही पोजेस द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन द इंडिया। अब क्या है, ये बहुत बड़ा खतरा बन गए थे ब्रिटिश के लिए, और ब्रिटिशर्स को इन्हीं ने बहुत ज़्यादा चैलेंज दिया। ब्रिटिशों के लिए टीपू सुल्तान को काबू करना बहुत मुश्किल था। टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से इंडिया पे काबिज नहीं होने दे रहे थे, और साउथ में तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी थी ब्रिटिशर्स के लिए, कि वो साउथ पे कब्जा कर सकें। इसके बाद देखते हैं किसकी रियासत आई। ये राजपूत की भी रियासत थी, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल राजपूत स्टेट लाइक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर टुक एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द मुगल एंड असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर जो कि राजपूताना स्टेट थे, इन्हीं ने देखा कि मुगल सरकार अब कमज़ोर हो गई धीरे धीरे, उन्हीं ने एडवांटेज उठा के अपनी अपनी रीजन में अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बना ली। सरकार कह सकते हैं, अंपायर कह सकते हैं, राज्य बना लिया, और वो उस पर रूल करने लगे। दीज रिसर्जेंट राजपूत स्टेट्स अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट यूनाइट एंड कंसोलिडेट देयर पोजीशन। अब हुआ क्या कि राजपूत स्टेट्स बन तो गए, लेकिन ये लोग यूनाइटेड नहीं हो पाए। दे मेड नो एफर्ट टू स्टैब्लिश अ राजपूत एम्पायर ऑन द डेब्रीज ऑफ मुगल एम्पायर। और इन्हीं ने कोई ऐसा एफर्ट नहीं करा कि ये एक बड़ा सा रियासत बना सके या बड़ा सी एम्पायर बना सके। ऑन द contrary, they continued to follow individual goal and interests that were often divergent and conflicting। अब वो आपस में अपने अपने राज्य में अपने अपने गोल की तरफ बढ़ने लगे, और उनका एम ये था कि अपने राज्य को हम मजबूत करें। तो जिससे होता क्या था कि आपस में ही लड़ाइयाँ होती थी। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, तीन राज्य, अगर ये तीनों एक बन जाते तो एक बड़ा राजपूत एम्पायर खड़ा हो जाता, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो वो यूनाइट नहीं हो पाए। दे कॉम्प्रोमाइज देयर इंडिपेंडेंस बाय इंडल्जिंग इन पेटी क्वारल्स। अब क्या है, पेटी क्वारल्स का मतलब है छोटी छोटी लड़ाइयाँ, आपस में लड़ रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रियासत उन्होंने खड़ी करी थी, छोटी छोटी रियासतें, वो भी बर्बाद हो गई। द कोर्ट इंट्रोड्यूस कॉन्स्पिरेसीज, ट्रेचरी, करप्शन ऑफ द मुगल्स। अब क्या होता था कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो लोग कॉन्स्पिरेसीज करने लगे थे, करप्शन करने लगे थे, कौन, और ये आपस ही में लड़ रहे थे। कोर्ट्स वर रिप्लेड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत रूलर। It sapped their energies and made them vulnerable to selfish design of the English and। अब ये तो बात है ही है कि जब आप आपस में लड़ने लगे तो क्या ब्रिटिश वहाँ पे बैठे हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है, तो वो अपनी आंखों से देख रही है कि आप सब लोग लड़ रहे हैं, तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश फ़ायदा उठाते थे इसी चीज़ का। जो कमज़ोर होता था उसको सपोर्ट देके, या जो मजबूत होता था एक पार्टी को सपोर्ट देके दूसरों को हराते थे, और कुछ दिन के बाद उसको भी हरा के उस जगह पे कब्जा कर लेते थे। तो ब्रिटिश धीरे धीरे अपने आप को इसी तरह एक्सपैंड करता चला जा रहा था। डिड यू नो राजा सिवाई जयसिंह द रूलर ऑफ अंबर वॉज वन ऑफ द वेल नोन राजपूत रूलर इन द मिड 18th सेंचुरी। राजा सवाई जयसिंह जो थे, जो अंबर के रूलर थे 18वीं सेंचुरी में, वो एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन रूलर थे। He had been keen interest in astronomy and built a number of astronomical observatories। जंतर मंतर इन दिल्ली, दिल्ली में जंतर मंतर किसने बनवाया था, राजा सवाई जय सिंह ने बनाया था। उनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था, और एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज बनवाई थी उन्होंने, जंतर मंतर दिल्ली, इन जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड बनारस। ही फाउंड द सिटी ऑफ जयपुर इन राजस्थान। राजस्थान में जो जयपुर बना है, सिटी किसने फाउंड करी थी, आपके राजा सवाई जयसिंह ने करी थी। विच वॉज साइंटिफिकली प्लान्ड, जिसको प्लान करके बनाया था, बाकायदा प्लानिंग करके उस दौर में उन्होंने। ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर हु इंट्रोड्यूस रिफॉर्म डैट वुड प्रिवेंट इविल प्रैक्टिसेस एंड सच अ सती फीमेल एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। और वो सोशल रिफॉर्मर थे जो गलत प्रथाएं चली आ रही थी देश में, जैसे कि सती प्रैक्टिस होती थी कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसको अपने पति की अर्थी पे लिटा के जला दिया जाता था, उन्होंने ये हटाया। फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स का मतलब क्या है कि जब बच्चियां जब पैदा होती थी, लड़कियां, तो उनको मार दिया जाता था, तो उन्हीं ने इस प्रैक्टिस को भी हटाया था। अब बात करते हैं सिख किंगडम की। अब सिख ने भी अपनी किंगडम बना ली थी। गुरु गोविंद सिंह द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु ऑर्गेनाइज अ मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ द सिख कॉल्ड खालसा। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे हमारे आखिरी और 10वें सिख गुरु थे, उन्हीं ने एक मिलिट्री ब्रदरहुड, मतलब बहुत बड़ा
एक कह सकते हैं कि मिलिट्री ब्रदरहुड बनाया था, लोगों को जमा करा था मिलिट्रियन को, और उसको कहते थे वो खालसा, खालसा कहलाता था, एक बड़ा सा ग्रुप था। He instilled in the peace-loving Sikh and a martial spirit that would help to carry on their struggle against the persecution of the मुगल। और मुगल के खिलाफ वो उस ग्रुप के साथ मुगल के खिलाफ, मुगल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते थे। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड द अहमद शाह अब्दाली हैड वीकेंड द मुगल कंट्रोल इन पंजाब। अब जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली पंजाब में आ चुके थे तो मुगल्स का कंट्रोल वहां पे कम हो गया था। अभी आपने पढ़ा था ना, अहमद शाह अब्दाली पंजाब में था, अफगान का रूलर था, जब बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी तो वो वहां पे पंजाब पे कब्जा कर चुका था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन द सिक्स मूव इन एंड ब्रॉट पंजाब एंड जम्मू अंडर देयर कंट्रोल एंड रोज ऑफ प्रोमिनेंस इन द लास्ट डिके ऑफ द 18th सेंचुरी। यही सिचुएशन उन्हें देखी कि जब मुगल कमज़ोर हो गए हैं, जब ऑलरेडी अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह अब्दाली अंदर आ चुके हैं, तो इस कंडीशन का सिक्स ने भी फ़ायदा उठाया, सिख अंदर आ गए और उन्हीं ने वहाँ पे पंजाब और जम्मू पे कब्जा करके 18वीं सेंचुरी में अपना भी किंगडम खड़ा कर दिया। द सिख वर ऑर्गेनाइज इनटू अ लूज कॉन्फेडरेसी ऑफ 12 मिस और ग्रुप। अब सिख क्या थे कि अलग अलग 12 ग्रुप में अपने आप को उन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था। ईच मिसल, जिसको मिसल बोला जाता है, 12 मिसल बने थे, या कह सकते हैं सिखों ने 12 ग्रुप बनाए थे। ईच ग्रुप वॉज गवर्न बाय द चीफ रंजीत सिंह। हर ग्रुप को गवर्न कौन करता था? रंजीत सिंह करते थे। चीफ ऑफ वन ऑफ द मिसल वॉज अ बॉर्न लीडर, और एक जो मिसल का चीफ था वो एक बॉर्न लीडर ही था। He brought all 6 chief west of the Salchar under his control and made himself the master of the Punjab by the end of the 18th century. उसने क्या किया, जितने भी ग्रुप थे सिक्स के, उनको सतलज के वेस्ट पे लाया और वहाँ पे कंट्रोल करना चालू कर दिया, और पंजाब में 18वीं सेंचुरी में सिख की किंगडम को धीरे धीरे उसने बड़ा करना शुरू कर दिया। इन 1809 द रंजीत सिंह साइन अ ट्रीटी ऑफ परचुअल फ्रेंडशिप विथ लॉर्ड मिंटो। अब क्या हुआ कि जब कभी कोई लड़ाई होती है तो उसके बाद उसकी ट्रीटी भी साइन की जाती है, यानी समझौता होता है। तो 1809 में रंजीत सिंह, जो कि एक मिसल के आपके लीडर थे या उसको गवर्न कर रहे थे, उन्हीं ने एक ट्रीटी साइन करी, किससे? लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो उस टाइम कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उन्हीं ने एक ट्रीटी साइन करी, फ्रेंडली ट्रीटी साइन करी गई थी, लड़ाई खत्म होने के लिए एक ट्रीटी साइन की जाती है, कि समझौता किया जाता है। बाय दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसको क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुई थी? लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। ही एक्सेप्टेड द सतलज रिवर एज द बाउंड्री बिटवीन द सिंह किंगडम एंड द ब्रिटिश टेरिटरीज। उस ट्रीटी में हुआ क्या था? उस ट्रीटी में इनसे ये कहा गया था कि जो सतलज नदी है उसके उधर आपकी ब्रिटिश की टेरिटरी होगी, और इसके इधर एक साइड पे सिख किंगडम होगा, और ये एक बाउंड्री होगी, सिख इसको क्रॉस करके आपके ब्रिटिश टेरिटरी में नहीं आएंगे। द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द सिक्स किंगडम। और ब्रिटिश ने भी प्रॉमिस किया था कि वो भी सतलज नदी को बाउंड्री की तरह मानेंगे, और सिख के किंगडम जो होंगे उसके जो एक्सटर्नल या इंटरनल मैटर कुछ भी होंगे उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। चेक्ड इन द ईस्ट द रंजीत सिंह बिगेन टू कॉन्क्वर टेरिटरीज इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे हार गए वो ब्रिटिश से रंजीत सिंह, तो वो नॉर्थ और वेस्ट में अपना एक्सपैंड करना चालू कर दिया, और उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ और वेस्ट में आगे की तरफ बढ़ने लगे। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1839 ही वॉज मास्टर ऑफ द पावरफुल किंगडम विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द खैबर पास इन द नॉर्थ टू सिंध इन द साउथ। जब उनका मौत का वक्त करीब आ गया था, तब तक उनका अंपायर कितना बड़ा हो चुका था? उनका अंपायर खैबर पास, नॉर्थ में खैबर पास से लेकर साउथ में सिंध तक पूरी सिख का किंगडम हो चुका था वहाँ पे, मतलब सिखों का राज हो चुका था वहाँ पे। और 1839 में वो खत्म हो गए थे, आपके राजा रंजीत सिंह की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। रंजीत सिंह वॉज एन एम्बिशियस एंड पावरफुल रूलर। वाई डू थिंक ही सीन द ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद ब्रिटिश डैट चेक थिंग्स एक्सपैंड बियॉन्ड द सतलज। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा कि जो रंजीत सिंह थे एम्बिशियस और पावरफुल रूलर थे, तो क्यों उन्होंने ब्रिटिश से ट्रीटी साइन करी थी जिसमें ब्रिटिश ने उनको सतलज नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया था। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है छोटा सा, इस चार्ट में अलग अलग किंगडम जो जो बने थे, छोटे छोटे किंगडम, सबके बारे में एक ब्रीफ सा डिस्कशन है।
मराठास के बारे में सबसे पहले मराठास के बारे में देखते हैं। हमने मराठास को पढ़ा था, तो मराठास का सबसे पहले डिस्कशन है यहाँ पे। ही वॉज द मोस्ट important regional kingdom with potential to become an all India empire. After the disintegration of the Mughal, the Peshwa took over the authority of the Marathas. ये अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये वही चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल किंगडम था जिसके अंदर पोटेंशियल थी जो मुगलों को टक्कर दे सकता था, और पेशवा इसको चलाते थे। द प्रोमिनेंट मराठा फैमिली लाइक होलकर, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़ केम टू पावर। और जो मराठास की अलग अलग नामी फैमिलीज होती थी वो पावर्स में आ गई थी। द फॉर्मल मुगल प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू द स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड गिवन। तो और जो मुगल्स के जो प्रोविंस थे वो टुकड़ों में बढ़ चुके थे, और जो जो टेरिटरीज मराठास को कब्जा करना थी मराठास वो कर चुके थे, या मुगल्स ने उनसे समझौता करके उनको दे दी थी वो टेरिटरीज। बाजीराव ट्रांसफॉर्म द मराठा किंगडम इनटू एन एम्पायर। ही वॉज सक्सीडेड बाय द। अब बाजीराव ने क्या करा था, मराठा किंगडम को अंपायर में बनाया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय बालाजी बाजीराव, जो उसका लड़का था, जिसने एक्सपेंशन पॉलिसी को और आगे बढ़ाया था। उसको डिफीट किससे मिली थी, किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने उसको हराया था। कब हराया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। उसके बाद बंगाल की रियासत की बात करते हैं तो मुर्शीद कुली खान उस टाइम पे बंगाल का रूलर था। वो बंगाल को चला रहा था, और उसने जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गई थी तो उसने इंडिपेंडेंट राज्य कायम कर लिया था, जिसको बंगाल को उसके ऊपर उसका कब्जा हो गया था, और वो अकेले चला रहा था बिना मुगल एम्पायर थे। लेकिन फिर उसका जो सक्सेसर आया था अली वर्दी खान, उसने उसको और आगे बढ़ाया और एक्सपेंशन किया बंगाल का। लेकिन उसने क्या किया था, उसने फ्रेंच और ब्रिटिश ट्रेडर को वहाँ पे फैक्ट्री बनाने से मना कर दिया था, कि अंग्रेज़ों और फ्रेंच जो वहाँ पे थे उस वक्त, यूरोपियंस वहाँ पे थे, वो फैक्ट्री बनाना चाहते थे चंदौरनगौर और कलकत्ता में। तो दोनों जगह उसने मना कर दिया था। द नवाब समझ नहीं पाया था वो उस वक्त, डिड नॉट रियलाइज द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश, हैज इग्नोर द थ्रेट पोज बाय दम, नो अटेम्प्ट वर मेड। अब उसने उस वक्त वो नहीं समझ पाया था कि ब्रिटिश क्या चाहते हैं, तो उसने इग्नोर कर दिया था, और उसने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकता, और बंगाल के डिक्लाइन हो गया था। सादत खान जो थे आपके गवर्नर थे अवध के, फिर उन्हीं ने ही फाउंडेशन करी अवध का, और अवध को बनाया एक इंडिपेंडेंट स्टेट। और वो उन्हीं ने रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए थे अलग अलग तरह के, अभी ये हम लोग पढ़ चुके हैं ये। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश करा। ही वॉज सक्सीडेड बाय द हिज सन, सक्सीडेड बाय सफदर जंग, जो कि उनका नेफ्यू था सफदर जंग, उससे वो उनकी गद्दी पे उनके बाद वो बैठा, और उसने लखनऊ को डेवलप करा था एक कल्चरल सेंटर के तौर पे। इसके बाद अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में उस टाइम निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ ने हैदराबाद को बनाया था 1724 में। उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह वहाँ काम करने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं करा था कि इंडिपेंडेंट, लेकिन वो काम वो इंडिपेंडेंट की तरह ही करते थे। ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय इफेक्टिव, करप्शन हटाया उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया और रेवेन्यू सिस्टम लाया और ट्रेड को प्रमोट करा। उसके बाद कार्नाटिक की बात करते हैं, जो कार्नाटिक के नवाब थे उन्होंने भी अपने आप को फ्री कर लिया था। कहाँ से? नवाब निज़ाम से फ्री करने के बाद उन्होंने अपना एक वहाँ पे राज्य बना लिया था, इंडिपेंडेंट रूल करने लगे थे वो। उसके बाद वहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगी कि गद्दी पे इनके बाद बैठेगा कौन, और उसका फ़ायदा उठाया किसने? यूरोपियंस ट्रेडिंग कंपनी जो वहाँ पे थी ऑलरेडी, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया जब वहाँ आपस में ही ये लोग लड़ने लगे थे। मैसूर, जब विजयनगर का अंपायर धीरे धीरे कोलैप्स हो गया तो उसमें छोटे छोटे राज्य पैदा हो गए थे, तो वो आपस में ही लड़ते रहते थे। उसमें से एक राज्य जो निकला बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो था आपका मैसूर। उसके रूलर उस टाइम कौन थे? आपके हैदर अली ने मैसूर को रूल किया, मैसूर को बनाया, बेसिकली मैसूर को किंगडम को बनाया। उसके बाद 1761 में उन्होंने उसको इस्टेब्लिश करा अथॉरिटी, और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों के खिलाफ वो डट के लड़े और झुके नहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ वो। और उसके बाद उनका जो लड़का था टीपू सुल्तान, उन्होंने भी अंग्रेज़ों को बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चैलेंज दिया, और अंग्रेज़ों के आगे वो बिल्कुल भी नहीं झुके थे। इसके बाद राजपूत की बात होती है। राजपूत भी छोटे छोटे स्टेट्स बन गई थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये सब तीनों आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने इनका फ़ायदा उठाया। सिख किंगडम बनी। गुरु गोविंद सिंह जो थे लास्ट गुरु थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, या कह सकते हैं एक संगठन बनाया, ब्रदरहुड, जिसको खालसा कहते थे। जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली पंजाब में घुसे तो इसका फ़ायदा पंजाब सिख्स ने भी उठाया, और सिख भी अंदर आ गए और जम्मू और पंजाब पे कब्जा कर लिया उन्होंने।
12th मिस्ल बने गए थे, जिसको कंट्रोल कौन करता था, 12 ग्रुप को कंट्रोल कौन करता था, रंजीत सिंह करते थे। उसके बाद रंजीत सिंह ने एक ट्रीटी साइन करी थी अंग्रेज़ों के साथ, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोला जाता है। उसमें ये कहा गया था जो रिवर सतलज है वो बाउंड्री की तरह काम करेगी, उसके एक साइड अंग्रेज़ की टेरिटरी है ब्रिटिशर्स की, और उसके दूसरे साइड किसकी टेरिटरी होगी, वो होगी सिख की। और ना सिख उनके मसले में हाथ डालेंगे ना वो सिख के मसले में हाथ डालेंगे। धीरे धीरे सिखों ने भी अपना किंगडम को बढ़ाया, और कितना बढ़ाया, नॉर्थ में खैबर पास से लेकर साउथ में सिंध तक सिखों की हुकूमत हो गई थी। तो ये कुछ आपका चैप्टर से रिलेटेड था। हमने पूरा, आई होप तो आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने सारी जितनी छोटी छोटी रियासत थी उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको ना समझ में आया तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा मैं उस पॉइंट को दोबारा कवर करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।